डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में बोर मॉडल हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे। जो नॉर्मल जो पोस्टुलेट्स थे वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो बोर्स मॉडल कहाँ से शुरू हुआ? जहाँ रदरफोर्ड मॉडल जो ख़त्म हुआ था वहीं से उन्होंने, जो बोर्स थे, बोर ने उन्होंने अपना मॉडल दिया। नाउ एप्लीकेशन के बारे में बताया था क्या क्या हमको ड्राइव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम मीन्स रेडियस, एक ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, मीन्स ये कन्फर्म है कि सर्टेन क्लासेस में वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। अब उनका रेडियस क्या होगा। नेक्स्ट वन, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है उसका डेरिवेशन। तो ये दोनों चीज़ें क्या, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों एनर्जी, और एक चीज़ और TE मीन्स टोटल एनर्जी। ये मीन्स 4 थिंग्स इन्होंने, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि इन्होंने क्या बताया, रेडियस बताया, फिर क्या बताया, एनर्जी, टोटल एनर्जी इन द सेंस पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ एनर्जी, ठीक है। और क्या बताया, वेलोसिटी बताया इन्होंने। नेक्स्ट वन, डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर के बारे में भी इन्होंने बताया। नाउ डेरिवेशन पे आते हैं, हाउ टू ड्राइव रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ओके, तो यहाँ सबसे पहले ये चीज़ देखनी है हमको। एक तो ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होगा, या ये भी कह सकते हैं यहाँ पे प्रोटॉन होगा। और प्रोटॉन किसके बराबर होगा, प्रोटॉन होगा Z के बराबर, मीन्स प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक चीज़ हमको देखनी है कि वी हैव 2 टाइप ऑफ चार्जेस। एक चार्ज यहाँ पे है, इसको हम क्या बोलेंगे, Ze, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और व्हाट इज द रेडियस कितना है, और यही हमको निकालना है। दिस वन इज क्वेश्चन कि मीन्स जहाँ से इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है दैट इज r, दैट इज स्मॉल r। और मास क्या है, m मास है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से, ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी, v वेलोसिटी से एंड m मास के साथ किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो हेयर कंसीडर एन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन E मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग चार्ज Ze, where Z is the atomic number, let M to be the mass, R is the radius of orbit, and V is the velocity of revolving electron. What is the V? V is the velocity of electron. So here, according to the Coulomb's law, the electrostatic force of attraction between nucleus and electron, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे तो 2 तरह के फोर्स काज करेंगे। एक करेगा आपका Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा करेगा FC मीन्स व्हाट इज द C, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो 2 फोर्स जो है क्या करेंगे, यहाँ पे काज करेंगे। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या कि यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। तो ये प्लस माइनस को क्या करेगा, बाइंड अप करके रखेगा और रिवॉल्व कराएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज FC इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, Q1 Q2, ठीक। एक्चुअली होता क्या है, FC फोर्स इज इक्वल टू होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन, यहीं से हमको ड्राइव करना है 4 पाई इज साइलेंट 0 R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ Q1 Q2 की वैल्यू रखोगे, क्योंकि Q1 क्या है, Q1 इट इज ZE, और Q2 क्या है, इट इज E। तो ये क्या हो जाएगा आपका ZE स्क्वायर। सो Q1 और Q2 की वैल्यू रखने पे वो क्या है आपका ZE इंटू E, तो ये क्या आ जाएगा, हमको मिलेगा ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई इस साइलेंट 0 R स्क्वायर। हेयर इट इज ZE है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ZE स्क्वायर, 2E है। एंड इसके बारे में समझिए, व्हाट इज इस साइलेंट 0 इज द वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट is silent 0, the value is 8.84 into 10 to power minus 12 कूलाम स्क्वायर पर जूल इंटू मीटर।
ठीक है, क्योंकि जब भी चार्जेस होते हैं किसी के पास, एक्चुअली देखो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट ये आया कि क्या हुआ था, कूलॉम्स ने बताया था कि जब भी दो चार्जेस होते हैं और एक चार्ज दूसरे चार्ज के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो यहाँ सिंपली F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज 4 पाई इज साइलेंट 0, ठीक है। तो यहाँ हमको कुछ करना नहीं है, Q1 और Q2 की वैल्यू हमको केवल पुट आउट कर देनी है, पुट कर देनी है। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज mv स्क्वायर r, ठीक है। एक्चुअली देखो mv का भी mvr जो है इसका भी अपना एक होता है। जैसे इससे पहले हमने एक फिगर बनाया और उस फिगर में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी क्या है आपकी v है, विद v वेलोसिटी एंड ये v वेलोसिटी हर जगह रहेगी, ठीक है। तो ये पहले तो ये देख लो mvr आया कहाँ से, तो ये यहाँ समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन है, वे अब मास क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज m, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा mvr, ठीक है। हियर v इज द वेक्टर, ओके, एंड r इज द वेक्टर। तो यहाँ हम क्या लगाते हैं, p इक्वल टू mv, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है या क्रॉस रहता है यहाँ पे, तो हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा, mvr साइन थीटा, mvr साइन थीटा। अब ये क्या है, 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है, इट इज कहीं से भी देखेंगे तो ये रेडियस से कितना बनाएगा, 90 का एंगल, तो ये क्या हो जाएगा mvr साइन 90, तो क्या हो जाएगा, दैट इज साइन 90 दैट इज 1, तो ये क्या हो जाएगा mvr, ठीक है। तो यहीं से छोटी छोटी चीजें बाकी लिखी ही हैं आपकी। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज mv स्क्वायर r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात क्यों हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो नॉर्मली p इक्वल टू mv होता है, नॉर्मली क्या होता है p इक्वल टू mv, लेकिन यहाँ r क्यों, क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मैंने बताया दो तरह के फोर्स काम करेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। नाउ द टू फोर्सेज आर इक्वल टू द बैलेंस ईच अदर। मैंने बताया दो फोर्स है, एक फोर्स हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, Fe हमने क्या किया है, हमने ड्राइव किया है। नाउ हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, तो हेयर Fc इक्वल टू Fe, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर r इक्वल टू, अभी हमने ये निकाला है इन प्रीवियस स्लाइड में हमने निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, r को r यहाँ पे है और यहाँ जो स्क्वायर है मीन्स एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा mv स्क्वायर इक्वल टू Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई इज साइलेंट 0 r। तो यहाँ जब भी r की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, मीन्स दैट इज r इक्वल टू Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई ई साइलेंट 0 mv स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट्स, अब बताया गया mvr इक्वल टू nh 2 पाई, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में ये क्या है आपका बताया, p जो होंगे वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे h अपॉन 2 पाई के टर्म्स में वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, तो p इक्वल टू mv बताया, p इक्वल टू mv, तो यहाँ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हो रही है, मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा p इक्वल टू mvr। तो यहाँ जब वेलोसिटी हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 पाई mv क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, r इक्वल टू nh अपॉन
2 पाई एम आर। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। नाउ स्क्वायरिंग ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इजकल टू, सबका स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब ये जो वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई है, अब इसी यहाँ पे हम क्या करेंगे, v की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ हमारा आया था क्या, v स्क्वायर, तो यहाँ क्या करेंगे हम, v स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे। नाउ वी गेट, अब हमको क्या फाइंड आउट होगा, हमको फाइंड आउट होगा r इजकल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 m इंटू 4 पाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको पुट करके आप देख लीजिएगा, सेम वैल्यू हमको क्या होगी, फाइंड आउट होगी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ कुछ टर्म्स हमको काटने पड़ेंगे, कैंसिल करने पड़ेंगे। यहाँ देखिए ये m कैंसिल हुआ, तो ये m, एक m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर और क्या कैंसिल हो सकता है, नाउ 4 पाई हेयर इट विल बी 4, एक पाई आपका क्या होगा, बचा रहेगा। तो यहाँ हमको क्या फाइंड आउट हुआ कि 1/m, या ना लिखो r ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या, एक r यहाँ से कैंसिल हुआ और एक r क्या हुआ, यहाँ से कैंसिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ हमारा बचा क्या, ये बचा जेड ई स्क्वायर, लिख दिया गया जेड ई स्क्वायर पाई, नाउ इट इज पाई m, हेयर इट विल बी m, हेयर इट इज r अपॉन इस साइलेंट 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इस साइलेंट 0 देखिए सेफ बचा हुआ है, इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। नाउ जेड ई स्क्वायर पाई एम आर इजकल टू इस साइलेंट 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ लेते आया गया, तो इजकल टू दिस वन। अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस r, इस r की वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा टर्म्स जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट हुआ फिफ्थ इक्वेशन, r इजकल टू इस साइलेंट 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर पाई m। नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, z इजकल टू 1। ठीक है, तो z इजकल टू 1, तो हेयर यहाँ ये z की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। नाउ ई साइलेंट 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और z की वैल्यू हमने क्या रख दी, 1 रख दी। अब ई स्क्वायर पाई m, तो यहाँ हमें क्या मिला, r इजकल टू ए साइलेंट 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई m ई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि z की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, 1 पुट कर दी है। नेक्स्ट वन, अब हमको ये इक्वेशन क्या मिला, इक्वेशन 6। नेक्स्ट वन, सो r इजकल टू n 0.529 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली ये जो टोटल आपका यहाँ जो आपके जो टोटल टर्म्स हैं, ये जो आपका टोटल टर्म्स है, ठीक है, एक्सेप्ट n को छोड़ के ये जो टोटल टर्म्स है आपका, मीन्स r इजकल टू इस साइलेंट 0 एच स्क्वायर पाई m ई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें किसको, n को छोड़ के, n स्क्वायर को छोड़ के ये जितने भी टर्म्स होते हैं सारे के सारे टर्म्स क्या हैं, दे आर कांस्टेंट, और इनकी वैल्यू जो होगी वो वैल्यू दी गई है दिस वन कि r इजकल टू n स्क्वायर a नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, वेयर दिस वन इज, जो पूरा जो कांस्टेंट जो टर्म्स था उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है जहाँ नॉट लिखा हुआ था, एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ था, दैट इज लिख सकते हैं क्या कि 0.529 पूरा आपका जो कांस्टेंट टर्म्स था, दैट इज इनटू n स्क्वायर, ये क्या है, r इजकल टू दिस वन। Now, therefore, radius of orbits having n equal to 2, n equal to 3 and so on। तो यहाँ जब भी हम वैल्यू रखेंगे हमको यही याद रखना पड़ेगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ये
अगर r पूछा गया है तो हमको 1 से या जिस r की बात की जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मीन्स अगर ये है आपका रेडियस, ये r इक्वल टू क्या है 1 है, इसके बाद वाला क्या है r इक्वल टू 2 है, तो उसी टर्म्स में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ n इक्वल टू 1 है अगर, तो 1 स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या है आपका n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर इक्वल टू इंटू 0.529, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही 2 के लिए रखेंगे, तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या हुई, R2 की हमको वैल्यू क्या मिली, n इक्वल टू 2 के लिए R2 की वैल्यू क्या मिली हमको 2.11 एंगस्ट्रॉम। हेयर n स्क्वायर की जगह थर्ड सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ वैल्यू हमको क्या मिलेगी 4.75 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही फोर्थ के लिए 8.4 एंगस्ट्रॉम, दिस वन। नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी को हम क्या करते हैं, हमको डिराइव करना है एनर्जी। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। नाउ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। आपको बताया कि अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, ईटी या फिर टोटल एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मीन्स ई टी, टोटल ई टी इजकल टू के ई प्लस के पी। तो हेयर ई टी इजकल टू क्या होगा, अगर के ई की बात करेंगे तो के ई इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और पी ई की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस में होगी, और माइनस में क्या वैल्यू होगी, दिस वन जेड ई स्क्वायर 4 पाई इज साइलेंट 0 आर, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, मीन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, दिस वन मीन्स ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देते हैं। नाउ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस दिस वन, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये कंडीशन की वजह से रहेगी, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब रिवॉल्विंग का मतलब क्या हो गया कि हमेशा जो उनकी एनर्जी रहेगी इन माइनस, क्योंकि वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काज कर रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी उनकी हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, माइनस फॉर्म में रहेगी, और वो कितनी रहेगी, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इज साइलेंट 0 आर, ठीक है। यही टोटल क्या रहेगी उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी में दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो ये क्या है प्लस माइनस, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी, तो ब्रैकेट के बाहर जब आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन माइनस हो जाएगी। और नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको एक तरह से और ड्राइव कर सकते हैं कि हमने रेडियस निकाला, रेडियस के बाद हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी की वैल्यू सीधे हाफ एम वी स्क्वायर में रख देंगे तो भी वो ड्राइव हो जाएगा। इस वे में भी, क्योंकि सिंपलेस्ट स्लाइड बनानी, तो इस वे में भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। नाउ एम वी स्क्वायर इजकल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई इज साइलेंट 0 आर, ठीक है। एम वी स्क्वायर मीन्स ये दिस वन एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 7, ठीक है, इक्वेशन 7 हमारा यही है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इज साइलेंट 0 आर। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू कुछ नहीं होना है, क्योंकि हाफ क्या है एम वी स्क्वायर है, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इन द मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, और सेम टर्म्स हैं जो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। एनर्जी यही होती है जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इज साइलेंट 0 आर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, हेयर इट इज, ये 2 इंटू 4 पाई इज साइलेंट 0 आर। नाउ ई एन इजकल टू क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 बाई 2 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज 8, तो 8 पाई इज साइलेंट 0 आर, 4 पाई इज साइलेंट 0 आर। तो ई एन इजकल टू क्या हो गया, यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं कि जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इज साइलेंट 0 आर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा क्या, हाफ माइनस 1। तो ई एन इजकल टू क्या हो गया, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई इज साइलेंट 0 आर। अब यही इक्वेशन क्या हो गया, दिस वन इज इक्वेशन 8।
देखो ये सिंपलेस्ट है, बाकी बहुत सारे वे हैं जहाँ से हम इनको ड्राइव कर सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू r फ्रॉम इक्वेशन 5 से हम किसकी वैल्यू, हमने r की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। तो r की वैल्यू निकली हुई है, तो यहाँ हम वैल्यू उसको पुट कर देंगे। नाउ en माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई ई साइलेंस 0 अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई m अपॉन ई इफ साइलेंस 0 n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू क्या है, किसकी है, r की वैल्यू, ये हम पुट कर दिया। अब क्या हुआ, नाउ ई एन इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशन, अब इसमें भी कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो कन्फर्म कैंसिल होंगे, नहीं यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ एक्चुअली ये क्या है, जेड है, जैसे यही है आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई इफ साइलेंस 0 इंटू जेड ई स्क्वायर पाई m अपॉन ई साइलेंस 0 n स्क्वायर h स्क्वायर, ओके। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ सब पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर ई के पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा इंटू m, ठीक है। यहाँ पाई और पाई देखो ये कैंसिल हो गया, एक टर्म हमको मिला जो कैंसिल हो गया, अपॉन 8 ई साइलेंस 0 n स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका h स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम वेयर z इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो ई एन जेड की वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस एम ई 4 ठीक है अपॉन 8 ई साइलेंस 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। नाउ दिस वन ये हमको क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ बट एम ई 4 अपॉन 8 ई साइलेंस 0 h स्क्वायर इक्वल टू दिस वन रिड्यूसबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ई एन माइनस 2 मीन्स एक्चुअली है क्या कि ये जितने भी टर्म्स हैं सबकी वैल्यूज दे रखी होती है वैसे ही। अब शॉर्टकट में खाली इसी को अगर मेमोराइज कर देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, बट पूरा डेरिवेशन इसलिए बताया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेरिवेशन से ही निकाले जाएंगे। तो ये जो जितने भी हैं सब कांस्टेंट टर्म्स है, आपको पता है चार्जेस, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, ई की वैल्यू क्या होती है, चार्जेस कितने होते हैं, एट 8 ई साइलेंस 0 की वैल्यू बताई गई, एच क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू आपको बताई गई। तो टोटल ये कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो दिस वन सिंपली ये भी लिख सकते हैं -2.178 इंटू 10 टू पावर -18, ओके, अपॉन इन ब्रैकेट 1 अपॉन n स्क्वायर जे। अब ये क्या हो गया, दिस वन इज 10th। नाउ ई एन माइनस के अपॉन एन स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर के इक्वल टू 2.178 इंटू 10 टू पावर -18 द नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज ही होगी, इन माइनस होगी। और क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं तो वहाँ क्या हुआ, एनर्जी लगती है, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी क्या होगी, हमारी कंज्यूम होगी, इसीलिए हमेशा वो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इन माइनस होगी। नाउ ऐसे भी लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू ई साइलेंस 0 h स्क्वायर ई पाई m। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, ए नॉट की दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। नाउ r इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ए नॉट फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीपाई बाई एवोगाड्रोस नंबर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये है एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल के लिए भाई जितना मोल होगा एवोगाड्रो नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ के अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर जो कि किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करके लिखा गया है, अपन 1000 कर दिया गया है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलो जूल पर मोल में। तो ई एन इक्वल टू दिस वन 1313.315 in bracket 1 upon n square kilojoule per mole. This energy associated with 1.008 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम
हाइड्रोजन एटम में इतनी एनर्जी क्या होती है, एसोसिएट रहती है उसके अंदर। नाउ ओके अब ये देखो डिफरेंट एनर्जी है, n=1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। मीन्स अगर हम एक एटम को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से सबसे नज़दीक जो इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना, विड्रॉ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। तो फर्स्ट वाले की जो वैल्यू है वो ये है आपकी -1313.31। नेक्स्ट 2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 328.32। ऐसे ही अगर थर्ड की होगी, थर्ड की वैल्यू क्या होगी 145.92 किलो जूल पर मोल। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा उसकी वैल्यू, नेक्स्ट जो आएगा उसकी वैल्यू। अब एक चीज़ और है, बोर्ड ने एक चीज़ और बताया था इसी में, उन्होंने ये कहा था कि ऐसा नहीं है, मैंने बताया कि जैसे हमने बैठाया हुआ है पहले 12th, फिर 11th, फिर 10th, फिर 9th, फिर ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर सीट लगी हुई है सबकी कि मीन्स इस रो में ये बैठेंगे, उस रो में वो, उस रो में वो, तो क्लासेस अगर फिक्स हैं तो ये भी होगा फिक्स कि इतनी एनर्जी दी जाएगी। अगर उससे कम या ज़्यादा एनर्जी दी जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएगा। ये एक्साइटेशन एनर्जी की बात की जा रही है। जैसे अगर यहाँ पे -1313 है आपका किलो जूल पर मोल में, तो दूसरे लेवल तक पहुँचने के लिए हमको -1313.315, ठीक है। अब इसमें कितना 10 जोड़ दें, अप्रॉक्सीमेटली 10, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग। जब इतनी एनर्जी मिलेगी तभी वो सेकेंड लेवल में जाएगा प्लस में। इसके बाद से फिर जब एनर्जी इसके बराबर मिलेगी तभी वो थर्ड लेवल में जाएगा। उससे कम या ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। मीन्स सर्टेन अगर रिवॉल्व कर रही हैं इलेक्ट्रॉन सर्टेन क्लासेस में, तो ये भी फिक्स होता है कि सर्टेन क्लासेस में रिवॉल्व करने के वजह से ये भी फिक्स होता है कि जो एनर्जी होगी वो एनर्जी भी फिक्स होगी, वेलोसिटी भी फिक्स होगी, मास जो होगा वो तो क्या होगा, वो तो फिक्स होगा ही, ठीक है। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, the first energy level when n is equal to 1 is called ground state H atom, all other are excited state। यहाँ क्या है, ग्राउंड स्टेट से शुरू हो रहा है, n is equal to 1 है ये ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में n is equal to 2, ठीक है। फिर एक्साइटेड स्टेट में थर्ड में जाएगा, थर्ड लेवल में ये क्या है आपका दिस वन, जो ऑरेंज लाइन आपको दिखाई पड़ी ये फोर्थ में, और सबसे ऊपर जो है ये क्या है आपका फिफ्थ लेवल। दिस वन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, दिस वन। ये एक्साइटेड स्टेट है। तो सबसे जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ पे एनर्जी लेवल क्या है -1313.315। E2 की भी एनर्जी ऐसे ही है 328। अब E3 की एनर्जी, फिर E4 की एनर्जी, फिर E5 की एनर्जी। जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं ये भी पता चल रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम आते जा रहे हैं न्यूक्लियस के पास, वहाँ एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है और ज़्यादा एनर्जी लगानी भी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एकदम बाहर निकालने के लिए, एकदम बाहर, एटम के एकदम बाहर। और यही काम हम करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। तो ये वैल्यू हो जाएगी En = -z² E4m ε0² n²h²। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ n2। तो यहाँ क्या हो जाएगा n2, यहाँ n1 लिखा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा n2। ये दो वैल्यूज जाएगी, ऐसे ही n3 n4, ठीक है। नाउ डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर्स, ठीक है, वेव नंबर का डेरिवेशन। नो ठीक है, ये दिस वन v लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है न्यू बार जो लिखा हुआ है
तो न्यू बार मीन्स व्हाट इज दैट इज वेव नंबर। और वेव नंबर क्या होता है कि सेकेंड में जितने वेव्स गई उसे क्या कहते हैं, वेव नंबर्स कहते हैं, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे। नाउ वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, पुटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 13 इनटू इक्वेशन 14। सिंपल है, छोटा सा है ये। न्यू बार c इक्वल टू me4, ठीक है। नाउ दिस वन इज कांस्टेंट 8 epsilon 0 स्क्वायर h क्यूब अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर। नाउ ये क्या हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया, v c को क्या किया गया, c को यहाँ पे ले लिया गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 15। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं याद अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। Here पुटिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अब यहाँ जितने भी हमारे टर्म्स थे, ये हमारा जो टर्म्स आया है नीचे, तो यहाँ इसकी जगह एक r कांस्टेंट भी रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी हैं सब की सब बताया मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, 8 अपने आप में कांस्टेंट है, इप्सिलॉन 0 स्क्वायर ये भी, h क्यूब ये भी, c की वैल्यू भी है। तो यहाँ एक वैल्यू हम पुट आउट कर सकते हैं, दैट इज r इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁷, ठीक है, पर मीटर। और यहाँ ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई वेव नंबर्स की, वेव नंबर्स इक्वल टू r, ओके, r मीन्स व्हाट, r मीन्स दिस वन, और ये इन ब्रैकेट था ही 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखो चैप्टर जैसे जैसे आपका गोइंग होगा, जैसे जैसे जाएगा उसमें और सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। बी पैशनेटेड। नेक्स्ट वन, नाउ डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। इसमें डिफेक्ट क्या क्या थे, ओके, लेट अस सी। फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द बोर the radiation results when an electron jumps from one energy to another energy orbits, but he did not explain how this radiation occur। ठीक है, एनर्जी कितनी इमिट होती है, ठीक है, उसकी कोई भी वैल्यू मीन्स, अगर ये क्या है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अब ये गए तो इलेक्ट्रॉन्स, अब एनर्जी कितनी इमिट होगी या रेडिएशन क्या होगा, कैसे होगा। अब इसको बताने में क्या हुआ, वो बोर जो थे वो क्या थे, फेल थे। सेम ऐसे ही कि जब ऊपर से, अब ये क्या एक्साइटेड स्टेट में चली गई, फिर जब नीचे आए इलेक्ट्रॉन्स, हियर यू कैन सी कि फोटॉन्स पड़े इलेक्ट्रॉन्स पे ग्राउंड स्टेट पे, फिर एक्साइटेड हुए या अब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आए, तो वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, ये बताने में भी ये क्या हुए, अनसक्सेस हुए। नाउ सेकेंड, Bohr's theory explained the extension of various lines of H spectrum, but is predicted that only a series of lines exists. Later on, it was realized that spectral lines that had been thought to be a single lines was actually a collection of several lines very close to each other. Actually देखो बोर्ड्स ने क्या कहा था, बोर्ड्स ने ये बताया कि लाइंस जो हैं वो लाइंस क्या होंगी, अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया बोर्ड्स ने कि एक्चुअली देखो जैसे आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया गया था कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे रखा हुआ है, अब यहाँ पे हमने H न्यू डाली या कोई भी एनर्जी डाली, तो ये फाइनली क्या देगा, एक स्पेक्ट्रम देगा।
तो इनको केवल सिंगल लाइन्स ही दिखाई दी, ठीक है। और इन्होंने बताया क्या कि यही लाइन्स क्या होती है, इसी का इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन किया। बट बाद में क्या हुआ, ये जो लाइन सिंगल लाइन दिखाई दे रही थी ये बहुत सारी लाइंस का कलेक्शन थी, ठीक है। ये बहुत सारी लाइंस का कलेक्शन थी। जैसे जैसे मैंने बताया ये एक एब्जॉर्प्शन लाइन थी और एब्जॉर्प्शन लाइन में ऐसे ब्लैक ब्लैक बने हुए थे बीच बीच में। अब यही जो था, अब ये सेवरल लाइंस का कलेक्शन खुद ही में है अपने आप में, ठीक है। बहुत सारी लाइंस यहाँ दिखाई देगी। तो ये केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर पाए थे, इसी को एक्सप्लेन कर पाए थे। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम था इसके लिए उसके स्पेक्ट्रम को भी नहीं बता पाए थे और उसमें भी वो क्या ही वाज फेल्ड। नाउ थर्ड ड्रॉबैक्स, बोहर्स थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा ऑफ H एटम एंड सिमिलर आयंस। हाँ, इन्होंने सिमिलर आयंस मीन He1 प्लस, ठीक है, और क्या हो जाएगा Li2 प्लस, ठीक है, और क्या Be3 प्लस। तो मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम की एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसके बारे में इन्होंने क्या किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बस बताया ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये क्या हो जाए था, फेल हो गया था, या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए फेल थे। बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉन एटम्स एज वी कैन सी कि हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, सेम ऐसे में 1 इलेक्ट्रॉन जिस सिस्टम में होता है उसके लिए ये सारी चीज़ें क्या थी, इनका सही था। लेकिन फाइनली इसके बाद वाले के लिए क्या हुआ, इनका स्पेक्ट्रम भी फेल हो गया, लाइक दिस वन। If a substance which gives line emission spectrum is placed in a magnetic field, the lines of the spectrum set split into number of closely spaced lines. This phenomenon is known as Zeeman effect. Bohr's theory has no explanation for this effect. इस इफेक्ट के लिए, जीमान इफेक्ट के लिए इनके पास इनका कोई उसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जब ऑफ हो रही तो एक ही लाइन दिखाई दे रही है ना। जीमान इफेक्ट क्या कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑन है, ऑफ पे एक ही लाइन, जब ऑन है तो यहाँ ये ऐसे लाइंस क्यों दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, वह दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिकली बिहेव, इलेक्ट्रिकली फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका, इफ सबस्टेंस विच गिव्स लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन एन external electric field, the line of a spectrum get split up into a number of closely spaced lines. This phenomenon is known as Stark effect. Bohr's theory was no explanation of this effect as well. ये जितनी भी डिस्कवरी उसके बाद होती गई उसके बारे में इन्होंने, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या था, जो इनका स्पेक्ट्रम था दैट इज फील्ड सिंगल लाइन दिखाई दे रही थी। मैग्नेटिक फील्ड जब ऑन हो जा रहा था तो वहाँ 3 लाइन्स दिखाई दे रही थी। सेम ऐसे ही यहाँ भी था कि जब भी जो स्टार्क इफेक्ट है कि मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो स्पेक्ट्रम है जो उसका फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, वहाँ भी ये क्या थे, फेल थे। नेक्स्ट वन 6, Bohr suggested circular orbits of electron around the nucleus H atom, but later it was proved that motion of electron is not a single plane but takes place in 3-dimensional space. As you can see कि ये 2D में ही बना हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, 3D में भी रिवॉल्व हो सकते हैं। उन्होंने कहा सर्टेन क्लासेस, लेकिन सर्टेन क्लास में लाइक दैट कि इस तरह से ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन या एटम का भी फिगर आपने देखा होगा तो ये 3D में, 3D मीन्स 3 डायमेंशन में, पीछे की तरफ भी, आगे की तरफ भी, ऊपर नीचे भी, ये क्या हो सकते हैं, दे कैन रिवॉल्व। नेक्स्ट वन, Bohr assumed that an electron in an atom is located at the definite distance from the nucleus and is revolving round
it with different velocity, it has a fixed momentum. This idea is not agreement of Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल, इसके बारे में वो बताया जाएगा। और सबसे कंपेयर की जाएगी, जब भी बताया जाएगा सबसे कन्फर्म में कंपेयर की जाएगी, विच स्टेट दैट इम्पॉसिबल टू डिटर्मिनेशन द exact position and the movement of the particles simultaneously with certainty, ठीक है। दिस वन इलेक्ट्रॉन है, और जो फिक्स्ड पोजीशन है वो क्या बताने में, फिक्स्ड जो मूवमेंट है वो बताने में ये क्या थे, नहीं बता पाए थे ये, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड, बोर थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा फॉर एच एटम, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि इनका एडवांटेज था कि एच एटम दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिसएडवांटेज चल रहा है ये, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेश्चन or doubts, message me on Google Classroom.